क्लास 11th के ज्योग्राफी के MVVI क्वेश्चन वाले सीरीज में आपका स्वागत है। और सबसे पहले आपको हमारी ओर से तहे दिल से नमस्कार। तो चलिए आज इस वीडियो में साधारणतः भूगोल के चैप्टर नंबर 7 और 8 क्लास 11 NCERT का वैसे सवाल को हम लोग देखने वाले हैं जो विगत वर्षों से बार बार पूछे जाते हैं, और साथ ही साथ आपको इससे ज्योग्राफी के प्रति एक समझ विकसित होगा, जिससे आपको ज्योग्राफी में मज़ा आएगा और आप ज्योग्राफी के शब्दों को समझ पाएंगे। कंपटीशन वाले बच्चों के लिए भी ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि साधारण तौर पे जो है आप जब भूगोल को रट्टा मारते रहते हैं तो आपको रटाता नहीं है, लेकिन जब आप इसको वीडियो को देख लीजिएगा ना तो आपको समझ विकसित होगा और आप आसानी तौर पे समझ सकेंगे। तो इस वजह से इस वीडियो को आप अंत तक देखने का बस प्रयास करें। और चलिए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। अध्याय 7 भू आकृतियाँ तथा उनका विकास से रिलेटेड प्रश्न उत्तर। सवाल कह रहा है अपवाह तंत्र में नदी द्वारा बनाई गई किन्हीं दो अपरदनात्मक आकृति के नाम लिखें। सबसे पहले आपको एक बात समझना होगा, जैसे कि मान लीजिए ये नदी है। नदी जब बहती हुई जाती है तो नदी क्या करती है, ये ज़मीन को काटती है धीरे धीरे करके, ठीक है। तो ज़मीन को काटने के वजह से कुछ आकृतियाँ बन जाती है। नदी द्वारा मिट्टी को काटना ही अपरदन कहलाता है, और इस अपरदन के वजह से किसी दो आकृति के बारे में बताना है तो गौर करिएगा। देखिए कह रहा है जब पहाड़ों से नीचे उतरती है कौन चीज़, नदी, तो वह काटकर दो आकृति बना देती है। यानी कि जैसे मान लीजिए पहाड़ है, पहाड़ देखे हैं आप लोग, पहाड़ देखे हैं कैसन होता है, पहाड़ कैसन होता है। मान लीजिए ये पहाड़ है, ये पहाड़ से धीरे धीरे करके नदी नीचे की ओर जा रही है, ठीक है। तो बीच मान लीजिए यहाँ पर फिर एक पहाड़ आ गया, यहाँ पे फिर एक पहाड़ आ गया, तो ये क्या करती है, इस पहाड़ को काट देती है। जैसे ये तो पहाड़ था, ये क्या करती है, धीरे धीरे इसको काट देती है। तो आकृति कैसा बन जाता है, भी के जैसा आकृति बन जाता है, ठीक है। तो ही कह रहा है तीव्र ढाल के कारण नदी अपनी तली को गहरा काटती है, जिससे भी जैसा आकार बन जाता है। देख रहे हैं ना कैसा आकार बन गया, भी जैसा आकार बन गया है, ठीक है। जलप्रपात किसको कहते हैं, जब नदी का पानी किसी ऊंचे स्थान से अचानक नीचे गिरता है तो उसको जलप्रपात कहते हैं। ये पहाड़ है ना, अब ऐजा से नीचा अचानक पानी गिरेगा, इसी को क्या कहेंगे, जलप्रपात कहेंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग डेल्टा, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल, डेल्टा किसे कहते हैं, यह कहाँ बनता है, जब नदी समुद्र में मिलने वाली होती है तो उसकी गति धीमी हो जाती है। नदी जब समुद्र में मिलने वाली होती है तो उसका गति धीमी हो जाती है। नदी अपने साथ लाए गए मलबे को समुद्र के मुहाने पे जमा कर देती है, जिससे एक त्रिभुजाकार आकृति बनती है। इसे ही क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। जैसे हम आपको बताते हैं, गौर करिएगा। गंगा नदी जो है ना, वो बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। गंगा नदी कहाँ जाके गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। ऐसे कर गंगा नदी बहती हुई जा रही है, ये मान लीजिए बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। अब होगा क्या, यहाँ से ये पानी जैसे आ रही है तो पानी अपने साथ न पहाड़ का टुकड़ा, नहीं टुकड़ा होता है ना, टुकड़ा, मिट्टी, ये सब लेकर के आती है।
तो धीरे धीरे यहाँ पे ना जमा होता जाता है, यहाँ पे इकट्ठा होते जाता है, यहाँ पे एकदम। अब इकट्ठा होने के वजह से ये एक त्रिभुजाकार आकार ले लेती है। अब ये पानी आएगी, अब इधर से होकर के ऐसे होकर के इधर जा कर के बंगाल की खाड़ी में गिरेगी, इधर से होकर के इधर से होकर के इधर से होकर के बंगाल की खाड़ी में जा कर के गिरेगी। और धरती के अंदर से भी कुछ कुछ क्या करती है, वो निकल के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब यहाँ पे ना अब इसी मिट्टी के ऊपर बहुत सारा पेड़ पौधा जन्म गया है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं हम लोग क्या, डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं, डेल्टा। और गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले एक डेल्टा का निर्माण करता है, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। कौन डेल्टा कहते हैं, सुंदरबन डेल्टा। आपसे सवाल पूछा जाता है कि सुंदरबन डेल्टा क्यों कहते हैं, तो यहाँ पे ना सुंदरी नामक बहुत अधिक वृक्ष पाया जाता है। इस वृक्ष के वजह से ही सुंदरबन डेल्टा का नाम क्या पड़ा है, बताइए, बोलिए, सुंदरबन पड़ा है। नदी बिसर्प और गोखुर झील में क्या अंतर है, तो देखिए, मैदानी इलाकों में नदी सीधे न बहकर टेढ़ी मेढ़ी सांप की तरह बहती है, जिसे बिसर्प कहते हैं। यानी कि बिसर्प, देखिए गौर करिएगा, बिसर्प किसे कहते हैं, मैदानी भाग में। कौन भाग में, मैदानी भाग में नदी सीधा नहीं बह के टेढ़ टार बहता है सांप के जैसा, तो इसी को क्या कहते हैं, बिसर्प कहते हैं। कोई दिक्कत समझने में, आगे सुनिएगा। समय के साथ जब बिसर्प का घेरा कटकर नदी से अलग हो जाता है, उसमें पानी भर जाता है, तो वह गाय के खुर जैसा झील बन जाता है, जिसे गोखुर झील कहते हैं। अब देखिए ध्यान से, आप बात को समझिएगा। जैसे मान लीजिए नदी जा रही थी, ठीक है, अब यहाँ पर ऐसे करके घूम के जा रही थी, ऐसे करके ये नदी बहती हुई जा रही है, ठीक है। अब सोचिए यहाँ होगा क्या, गौर करिएगा, ऐसे करके ये नदी जा रही है बहती हुई। अब इधर से जब ये पानी आएगी तो इसमें मारेगी टक्कर। अब इसमें टक्कर मारने के वजह से क्या होगा, कुछ दिन के बाद धीरे धीरे ये ऑटोमेटिक ऐसे करके ऐसे ये बहने लगेगी, ऐसे करके ये बहना शुरू कर देगी। अब जब ये ऐसे बहना शुरू कर देगी तो सीधा ऐना करके ऐसे पानी जाना शुरू करेगी। अब यहाँ पे आप ये जो देख रहे हैं, इसमें ना पानी जम जाएगा और ये बन जाएगा एक झील। क्या बन जाएगा, एक झील बन जाएगा। और इस झील का क्या नाम पड़ेगा, गाय के खुर जैसन होता है ना, ओहन दिख रहा है कि नहीं, आपको दिख रहा है, तो इसीलिए इसको गोखुर झील कहते हैं। कोई दिक्कत समझने में, आगे चलते हैं। अगला है हिमनद द्वारा निर्मित यू आकार की घाटी कैसे बनती है। यानी कि नदी द्वारा ना जैसे यू के जैसा ना आकृति बन जाता है, ये कैसे बनता है हम इसको समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हिमनद का मतलब समझिए, बर्फ़ की नदी को हिमनद कहते हैं। बर्फ़ की नदी को क्या कहते हैं, हिमनद कहते हैं। बर्फ़ की नदी को क्या कहते हैं, हिमनद कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, ऊंचे पर्वतों पर बहने वाली बर्फ़ हिमनद अपनी घाटी को नीचे से और बगल से समान रूप से रगड़ती है। इससे घाटी का तल धीरे धीरे क्या हो जाता है, चौड़ा हो जाता है, और चौड़ा हो करके दीवारें खड़ी हो जाती है। क्या खड़ी हो जाती है, दीवारें, जिससे यू अक्षर जैसा दिखने लगता है। देखिए गौर करिएगा क्या कह रहा है, फिर से कह रहा है कि ऊंचे पर्वत से बहने वाली बर्फ़, जैसे मान लीजिए ये पर्वत है, इस पर्वत से बर्फ़ ये करके बह रही है, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर भी ऐसे करके ये भी पहाड़ है, ठीक है, इस टाइप से, और यहाँ से ये नदी बह रही है, नीचे और बगल से समान रूप से रगड़ती है। अब देखिए इधरों रगड़ेगी, यहाँ पे भी रगड़ मारेगी, यहाँ भी रगड़ मारेगी, यहाँ भी रगड़ मारेगी।
तो जिस तरह से भी आकृति अभी हम पढ़ाए थे आपको, तो उसी तरह से यहाँ पे ना रगड़ते रगड़ते न यू जैसा आकृति बन जाता है, समझे, पानी के वजह से। यानी कि नीचे भी रगड़ रही है, इधरों साइड में रगड़ रहा है, इधर साइड में, इधरों साइड में रगड़ रहा है, रगड़ते रगड़ते यू जैसा आकृति बना दिया। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? हिमनद कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये समझ में आया? चूना पत्थर प्रदेश में लैपीज और घोल रंध्र कैसे बनता है? सिंक खोल्स, सबसे पहले आप समझिएगा होता क्या है, गौर करिएगा। चूना पत्थर वाले इलाकों में जब बारिश का पानी जमीन के अंदर जाता है तो वह रासायनिक क्रिया से पत्थर को घोल देता है। जैसे मान लीजिए ये ज़मीन है, ठीक है, और इस ज़मीन में चूना पत्थर पाया जाता है। कौन सा पत्थर? चूना पत्थर पाया जाता है। जब वर्षा होगा तो वर्षा होने के वजह से ये पानी अंदर तक जाएगा, आई चूना की होगा पानी में मिल जाएगा, घुल जाएगा पूरा। जब चूना इसमें घुल जाएगा पूरा, ये घुल जाएगा ये, तो की होगा, गौर करिएगा, इससे ज़मीन पर छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं जिन्हें घोल रंध्र कहते हैं। अब नीचा में तो घुल गया है, जिसके वजह से क्या होगा, ये धंस जाएगा अंदर, ऐसे धंस जाएगा अंदर, ज़मीन धंस जाएगा। क्या धंस जाएगा? यहाँ पे ज़मीन धंस जाएगा, क्योंकि जब वहाँ पर काट देगा, मैंने अंदर एक तरह से नहीं, ज़मीन धंस जाएगा घुलने के वजह से। तो इसी को कहेंगे घोल रंध्र। इसको क्या कहेंगे? घोल रंध्र कहेंगे। ठीक है, आगे कहता है पत्थरों के नुकीले किनारे को लैपीज कहते हैं। अब कहीं कहीं पे पत्थर होगा, उसका जो ये नुकीला भाग है, ये नुकीला भाग, इसी को क्या कहते हैं? लैपीज कहते हैं। कोई दिक्कत? वेरी सिंपल, याद रखिएगा, घोल रंध्र, घोल रंध्र। चूना पत्थर घुलने के वजह से ज़मीन धंस जाता है, इसी को घोल रंध्र कहते हैं। लैपीज, पत्थर का जो नुकीला भाग होता है उसको लैपीज कहते हैं। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र में मशरूम रॉक, जिसको हम लोग छत्रक सेल कहते हैं, ये कैसे बनती है? ठीक है, ये पूछा गया सवाल इम्पोर्टेंट है, समझने का प्रयास करते हैं। रेगिस्तान में जब हवा चलती है तो अपने साथ बालू के कण उड़ाती है। हवा चट्टान के निचले हिस्से को रगड़कर पतला कर देती है, जबकि ऊपरी हिस्से को चौड़ा ही रहती है। इससे चट्टान एक छतरी या कुकुरमुत्ते जैसा संरचना बना लेता है, जिसको छत्रक सेल छत्रक कहते हैं। आपको समझाते हैं, गौर करिएगा। जैसे कि होता क्या है, देखिएगा, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके पहाड़ है, ठीक है, ऐसे करके ऐसे करके पहाड़ है, ठीक है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके पहाड़ है। ये पहाड़ पहले ऐसा नहीं था, ये पहाड़ पहले ऐसा था। और क्या हुआ कि आंधी तूफान जो चलती है तो अपने साथ बालू को उड़ा ले जाती है। ये धीरे धीरे की किया, इन्हें काटना शुरू किया, इसको अंदर से ऐसे कर काट दिया, ये उड़ा कर के भाग ले गया आराम से, इधरों से काट दिया रगड़ करके ऐसे करके, ठीक है। अब ये धीरे धीरे ज़मीन पर ही नीचे है, ये ऊपर वाला चौड़ा है और नीचे देखिए काट दिया, तो ये मशरूम का जैसन बन गया। तो इसी को कहते सेल छत्रक कहते हैं। कोई दिक्कत समझने में? या ऐसे समझे, हम यहाँ खड़ा हैं, अभी आंधी तूफान चलेगी, हमारे इधर साइड से तनी तनी काट के ले जाएगी, इधर से तनी तनी काट के ले जाएगी, बस ऊपर में मुंडी हॉल बचल रहेगा, ऐसे खंभा पर खड़ा रहेंगे, तो हो गया, यही छत्रक सेल कहते हैं। ठीक है, आई होप आज आपको समझ में ज़्यादा आ रहा होगा, मेरे ख्याल से
बाकी बालू का डिब्बा समझते हैं क्या होता है, ठीक है। बालू के टिब्बे, बालू के टिब्बे और बरखान में क्या अंतर है? हम लोग बालू का टिब्बा समझते हैं और बरखान में अंतर समझते हैं, ठीक है। रेगिस्तान में हवा द्वारा जमा की गई बालू की पहाड़ियों को टिब्बा कहते हैं। अब देखिए, इधर से बालू उड़ा उड़ा करके लेके आया एकदम हरा के, ऐजा आकर के एकदम बालू टीला जमा कर दिया। इस बालू का जो टीला जमा हो गया इसी को कहेंगे बालू का टिब्बा, ठीक है। जब इन टिब्बों का आकार अर्धचंद्राकार यानी आधा वो चांद जैसन हो जाएगा, हाय हाय, तो इनके 2 नुकीले सींग होते हैं, इन्हें बरखान कहते हैं। जैसे ये बना नहीं, ये बना टीला, इसको हम लोग क्या कह दिए हैं? बालू का टिब्बा। अब देखिए, इधरों से मान लीजिए बालू उलू उड़ा करके लाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आकर के इसे जमा कर देगा, ठीक है, यहाँ पे आके जमा कर दिया, तो ये भी कौन चीज़ हो गया? बालू का टिब्बा। लेकिन ध्यान से देखिए तो ये ना ऐसे चांद जैसन बन रहा है, चांद देखें आप लोग, चांद जैसन ये आकृति बना रहा है, ठीक है, अर्धचंद्राकार। तो इसी को अब कहेंगे बरखान कहेंगे। क्या कहेंगे? बरखान। मैंने बालू लाके टीला खड़ा कर दिया तो क्या हो जाएगा? बालू टिब्बा। लेकिन वह बालू टिब्बा जब चांद जैसन बन जाएगा तो क्या हो जाएगा? बरखान, ठीक है। चलते हैं आगे। प्राकृतिक तटबंध क्या है? बाढ़ के समय नदी का पानी जब किनारा से बाहर निकलता है, किनारा से कहाँ निकलता है? बाहर निकलता है, तो वह भारी मलबा किनारे पर ही जमा कर देता है। यानी नदी ऐसे करके बहते हुए जा रही है, ठीक है, ये किनारा में मलबा जमा करते जाएगी। अब ये दिया मलबा जमा कर, इससे नदी के दोनों किनारों पर ऊंचा दीवार जैसी आकृति बन जाती है। इधरों मान लीजिए जमा हो गया, अब धूलकण धीरे धीरे इस पे पर के बाहर से धूलकण पर के ये बांध जैसा बना दिया, इधरों बांध जैसा बना दिया। तो अपने न बना है, ये बांध को कोई आदमी तो नहीं बनाया, अपने बना। तो इसी को कहते हैं प्राकृतिक तटबंध। यह बाढ़ को रोकने में मदद करता है। देखिए, प्रकृति में हर चीज़ अपने आप हो जाता है, लेकिन इंसान बस उसमें तनी इंटरफेयर कर देता है, नहीं तो ज़िंदगी अच्छे खासा चलता है। कक्कर प्रकृति का है नहीं, प्रकृति से हम लोगों की ज़िंदगी अच्छी खासी चलती है। समुद्र भृग और मेहराब, हाय हाय हाय, कैसे बनता है? समुद्र की लहरें जब तटीय चट्टानों से टकराती है तो उन्हें नीचे से काट देती है, जिससे खड़ी दीवार जैसे वृग बनते हैं। यानी कि ये मान लीजिए चट्टान है और समुद्र की लहरें आएगी और इसको धीरे धीरे नीचा से काट देगी। मान लीजिए इतना काट के हटा दिया, तो इसी को कहते हैं कौन चीज? वृग, भृगु। जब लहरें किसी चट्टान का आर पार छेद कर देती है, मान लीजिए धीरे धीरे एक समय आएगा जब ये छेद कर देगा आर पार, पूरा छेद कर देगा आर पार, तो वह एक दरवाजे या मेहराब जैसा दिखने लगता है। आपको दरवाज़ा दिखने लगेगा। देखिए, आपको बताते गौर करिएगा। देखिए, जैसे मान लीजिए ये एना है, ठीक है, अगर आप बीचे से ऐसे करके फाड़ के निकल जाएगा, एकदम पूरा नदी आर पार हो जाएगा, तो दरवाज़ा जैसा लग रहा है ना, तो इसको मेहराब कहेंगे। कोई दिक्कत समझने में? आगे चलते हैं। जलोढ़ पंख का निर्माण कब होता है? जब नदी पहाड़ों से निकलकर अचानक समतल मैदान में प्रवेश करती है तो अपने साथ लाए मलबे को पंखे के आकार में फैला देती है। इसे जलोढ़ पंख कहते हैं। ऐसे मान लीजिए कि पहाड़ पर से पहाड़ को काटते हुए तोड़ते हुए नदी आई,
और यहाँ पे आकर के मैदान में ये क्या करेगी, फैला देगी। कौन चीज़ फैला देगी, तो वो मलबा जो काट के लाई है अपने साथ, तो ये फैला देगी। इसी को कहेंगे हम लोग जलोढ़ पंख। क्या कहेंगे, जलोढ़ पंख कहेंगे। अगला हमारा बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है अध्याय 8। इससे ज़्यादा सवाल आते हैं और कॉन्सेप्ट आपको इसका बहुत ज़रूरी है, गौर करिएगा। वायुमंडल का संगठन और संरचना। इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे कि हमारा वायुमंडल कैसे बना है, हमारे वायुमंडल में कौन कौन सी गैस है, उस गैस की प्रतिशत मात्रा कितना है। इस चीज़ को हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। आखिर वायुमंडल ये हुआ क्या ना, ये चीज़ देखेंगे। हम लोग जिंदा कैसे हैं, क्यों जिंदा हैं, इस चीज़ को इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं। अब मर जाते हैं तो काहे मर जाते हैं, काहे मर जाते हैं बताइए, व्यक्ति काहे मर जाता है, पता है, नहीं पता है, अभी देखते हैं हम लोग। सबसे पहला सवाल, वायुमंडल किसे कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गैस के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। हमारे चारों ओर जो वायु का आवरण है उसी को वायुमंडल कहते हैं। यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण टिका हुआ है और हमें सूर्य की हानिकारक विकिरणों से बचाती है। आपको वेरी सिंपल याद रखना है कि हमारे चारों ओर जो वायु का एक परत है उसी को क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। इसमें बहुत सारे गैसें हैं। ये अभिव्यय लिख लीजिएगा इसमें, ठीक ना, सब ज़्यादा बार पूछा गया है। गैस का नाम बताना है और उसका प्रतिशत बताना है। वायुमंडल कई गैसों का मिश्रण है। देखिए यहाँ पर कुछ सही करिएगा थोड़ा सा असाइनमेंट में। नाइट्रोजन, ये मिस्टेक हो गया, यहाँ पे N2 होगा, नाइट्रोजन का सूत्र N2 होगा। ऑक्सीजन यहाँ गलत हो गया है, O2 लिख दीजिए, ऑक्सीजन का O2। आर्गन का AR ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का मिस्टेक हो गया है, कार्बन डाइऑक्साइड सही करिएगा, CO2 होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, CO2। अब समझते हैं हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैसें पाई जाती है, तो हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है 78%। जीवनदायी गैस कौन सा है, ऑक्सीजन, कितना प्रतिशत, 21%। आर्गन कितना प्रतिशत, 0.93%। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। पौधों के लिए और गर्मी सोखने के लिए जो है साधारणतः कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज होता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बढ़ने के वजह से पृथ्वी की तापमान बढ़ जाती है। अगला सवाल बहुत ही वीवीआई सवाल है हमारा, ओजोन गैस का क्या महत्व है या ओजोन गैस कहते किसको हैं, ठीक है। तो गौर करिएगा, ओजोन गैस वायुमंडल का समताप मंडल परत में पाई जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। इसका क्या काम है, यह सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरण, जिसको इंग्लिश में अल्ट्रा वायलेट रे कहते हैं, इसको क्या करती है, सोख लेती है, जिससे हमें त्वचा कैंसर और अन्य बीमारियों से सुरक्षा मिलती है। देखिए यहाँ पर है सूरज, सूरज से कई हानिकारक विकिरणें निकलती हैं, और ये है हमारा पृथ्वी जहाँ पे हम लोग रहते हैं। ऊपर में है वायुमंडल जो कि O3, जिसको हम लोग ओजोन कहते हैं। ओजोन का सूत्र क्या होता है, O3 होता है। क्या होता है, O3 होता है। अभी पराबैंगनी किरण जब आएगी तो यह की करेगा, इसको सोख लेगा, नीचे आने ही नहीं देगा, और ओजोन परत में धीरे धीरे छेद हो रहा है, जिससे पराबैंगनी किरण धरती तक आएगी तो व्यक्ति का त्वचा सोखेगा, जिससे त्वचा कैंसर होगा, स्किन कैंसर होगा लोगों को। हमारा वायुमंडल की 5 परत का नाम क्रम से लिखिए। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि वायुमंडल जो हमारा है उसके कितने परत हैं, 5 परत हैं। उस पांचों परत के क्या क्या नाम हैं, तो सबसे पहला है क्षोभ मंडल। इसका अंग्रेजी नाम भी आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा, ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। दूसरा समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। मध्य मंडल मेसोस्फेयर, आयन मंडल आयनोस्फेयर या थर्मोस्फेयर इसी को कहते हैं। और 5वां है बाह्य मंडल, जिसे एक्सोस्फेयर कहते हैं।
ये आपको याद रखना है। अगला सवाल, क्षोभ मंडल को सबसे महत्वपूर्ण परत क्यों माना जाता है? तो देखिए, हमारे वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण परत क्षोभ मंडल है और ये सबसे निचला परत है, क्योंकि मौसमी संबंधित सभी घटनाएं, वर्षा, बादल, तूफान, ओला इसी परत में होता है। आपसे पूछा जाएगा कि मौसमी घटनाएं किस परत में होता है, तो क्षोभ मंडल में होता है। जीवन रहने के लिए अधिकांश जो ऑक्सीजन है, जो जलवाष्प है, वो किस मंडल में पाया जाता है, तो क्षोभ मंडल में पाया जाता है। किस मंडल में? क्षोभ मंडल में पाया जाता है। अगला है समताप मंडल, हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श क्यों है? देखिए, समताप मंडल में तापमान बराबर है। समताप मंडल में क्या बराबर है? तापमान बराबर है, ठीक है। इसीलिए समताप मंडल में ना वायुयान उड़ाया जाता है। इसमें आंधी, तूफान ये सब वाला कोई दिक्कत नहीं होता है। देखिए, इस परत में बादल नहीं होता है, मौसम संबंधी हलचल नहीं होता है, यहाँ हवा बहुत शांत और साफ होता है, इसलिए पायलट को यहाँ हवाई जहाज उड़ाना पसंद है। आयन मंडल, आयनोस्फीयर का क्या उपयोग है? आयन मंडल में विद्युत आवेशित कण, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ये कण पृथ्वी से भेजी गई रेडियो तरंग को वापस पृथ्वी पर परावर्तित कर देता है, जिससे मोबाइल, रेडियो और टीवी का संचार संभव हो पाया है। आपसे पूछा जाएगा कि रेडियो जो काम करता है उसका तरंग किस मंडल में चलती है, तो आयन मंडल में। मोबाइल जो काम करता है उसकी तरंग किस मंडल में? आयन मंडल में, ठीक है। जलवाष्प का वायुमंडल में क्या काम है? पानी का भाप बनकर ऊपर जाने को ही जलवाष्प कहते हैं। क्या कहते हैं? जलवाष्प कहते हैं। जलवाष्प वायुमंडल में कंबल की तरह काम करता है, कुछ एक तरह कंबल की तरह काम करता है। यह सूर्य की गर्मी को सोखता है और पृथ्वी को ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा होने देता है और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म होने देता है। वर्षा और बर्फबारी भी जलवाष्प के कारण ही होता है। यहाँ वर्षा किसके वजह से होता है? जलवाष्प के वजह से। बर्फ़ किसके वजह से होता है? जलवाष्प के वजह से। धूल कण का क्या महत्व है? धूल कण हवा में तैरते रहती है, आर्द्रताग्राही केंद्र का काम करती है, इसके चारों ओर जलवाष्प जमा होकर बादल का निर्माण करता है। साथ ही सूर्योदय, सूर्यास्त के समय दिखने वाला लाल नारंगी रंग भी धूल कण के कारण ही होता है। इसको समझते हैं आराम से, ठीक है। देखिए, वायुमंडल है, इसमें धूल कण है बहुत सारा। ये धूल कण के वजह से ही बादल बनते हैं। क्या बनते हैं? बादल बनते हैं। या फिर जिस समय सूर्य उदय होता है, सूरज जखनी उगता है तो देखेगी हल्का लाल दिखेगा। कैसा दिखता है? लाल दिखता है। किसके वजह से? इस धूल कण के वजह से, क्योंकि प्रकीर्णन होता है इसके वजह से, ठीक है। अगला सवाल है हमारा 10th नंबर और आज का हमारा लास्ट सवाल है। सामान्य ह्रास दर किसे कहते हैं? क्षोभ मंडल में जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तापमान घटता है। आपसे पूछा जाएगा क्षोभ मंडल में ऊपर जाते हैं तापमान क्या होता है? घटता है। 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस ताप कम हो जाता है, यानी 165 मीटर जाएंगे तो 1 डिग्री टेम्परेचर घट जाएगा। इसे ही सामान्य ह्रास दर कहते हैं। यही कारण है कि पहाड़ पर आपको ज़्यादा ठंडा लगता है, क्योंकि पहाड़ ऊंचा पर है और ऊपर जाते जाते क्या होता है? टेम्परेचर घटता चला जाता है। और जब घटता चला जाएगा तो सोच लीजिए कि ठंडा बढ़ेगा कि घटेगा? आराम से बढ़ेगा। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है और अगला चैप्टर में हम लोग समझेंगे सौर विकिरण से रिलेटेड बातें। तो धन्यवाद।